नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। सरकार ने एआई जनित और डीप फेक सामग्री हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 घंटे की समय सीमा दी। निर्वाचन आयोग ने असम में विशेष संशोधन की अंतिम मतदाता सूची जारी की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। और नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने 2 और स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 39 की। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज बजट पर चर्चा हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज सदन 2 बार स्थगित हुआ, लेकिन 2 बजे के बाद सदन का कार्य सुचारू रूप से चला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने केंद्रीय बजट पर शुरू हुई चर्चा में भाग लेकर अपने अपने विचार रखे। बजट पेश होने के बाद से ही इस महीने की 2 तारीख से विपक्षी सांसदों के लोकसभा में शोरगुल और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। पिछले सप्ताह लोकसभा के 8 विपक्षी सांसदों को उनके अनुचित व्यवहार के कारण शेष बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया था। दूसरी ओर राज्यसभा में निर्धारित सूचीबद्ध कार्य संपन्न हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा में भाग लिया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। इससे पहले लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय में महासचिव को सौंपा। लोकसभा सूत्रों ने बताया है कि नोटिस की जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों पर लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। श्री रिजिजू ने कहा कि पिछले सप्ताह कांग्रेस की महिला सांसदों का सदन में प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंच जाना शर्मनाक कृत्य है। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। कांग्रेस ही अपना बात शुरू नहीं करते हैं, हर दिन इस तरह वेल में आकर के हंगामा खड़ा करते हैं। सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा निर्मित और कृत्रिम सामग्री को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एआई द्वारा निर्मित या डीप फेक सामग्री को सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने और न्यायालय के आदेश के बाद 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। आधिकारिक अधिसूचना में डिजिटल प्लेटफॉर्मों को एआई लेबल या संबंधित मेटा डेटा को लागू होने के बाद हटाने या दबाने की अनुमति देने से भी प्रतिबंधित किया गया है। नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षा अब देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। आरबीआई और न्यायपालिका ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं। जब तक अलाइन नहीं करते हैं, संरेखित नहीं करते हैं, हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और मुझे विश्वास है कि सीबीआई और I4C का ये अनेक सत्रों में बटा हुआ प्रयास और सरकार के सारे विभागों को अलाइन करने में, उनके प्रयासों को संरेखित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
गृह मंत्री ने देशवासियों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी के संकट से देश को बचाना सभी सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, CBI, NIA, ED, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, IT मिनिस्ट्री, RBI और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की नई साइबर अपराध शाखा का भी लोकार्पण किया और गृह मंत्रालय के राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज नई दिल्ली में इंडिया AI की प्रदर्शनी बस को रवाना किया। श्री प्रसाद ने कहा कि ये शुभारंभ ऐतिहासिक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की तैयारियों का हिस्सा है। ये सम्मेलन 16 फरवरी से भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ये डिजिटल डिवाइड और AI के ऊपर ये जगह जगह जाएगी और खासतौर से हमारा युवा वर्ग जो है उनको बताएगी कि AI में क्या कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या इसके फायदे हैं। आने वाले समय में ये प्रयास किया जा रहा है। ये AI इम्पैक्ट समिट जहां विश्व के बहुत तमाम स्टेट हेड्स आ रहे हैं, बड़े बड़ी टेक कंपनीज के CEOs और लीडर्स आ रहे हैं और खासतौर से हमारे स्टार्टअप। आने वाले समय में भारत जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वैसे AI सर्विस प्रोवाइडर बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने असम में विशेष संशोधन SR 2026 की आज अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। इसमें राज्य के सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अनुसार राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,49,58,139 है। राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार मसौदा सूची से 2,43,485 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने कहा है कि किसी भी शिकायत के लिए 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अपील की जा सकती है और 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। कल न्यायालय ने जांच की अवधि को 7 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था। राज्य में सुनवाई का चरण 14 फरवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। इससे पहले मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के लिए 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इस वर्ष मई और जून के बीच समाप्त होने वाला है। इसके लिए आयोग ने तैयारी संबंधी प्रशासनिक उपाय किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों से बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क या राज्य विशिष्ट समूह का हाथ होने का पता लगाने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि ये पता लगाना जरूरी है कि इन घटनाओं के पीछे कोई समानता है या ये आकस्मिक घटनाएं हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने को कहा है। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि बचाए गए बच्चों से पूछा जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्षिक राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 12 प्रभावित राज्यों में लिम्फेटिक फाइलरियासिस का उन्मूलन करने है। श्री नड्डा ने वर्ष 2027 तक इस बीमारी को समाप्त करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। श्री चौहान ने कहा कि भारत की कृषि में आंध्र प्रदेश का योगदान लगभग 10% है।
एग्रीकल्चर में अकेले आंध्र का योगदान लगभग 10% है और उनके विजनरी लीडरशिप में हॉर्टिकल्चर का हब एपी बन रहा है। कैजू, कोको, कॉफी, कोकोनट, अभी नए बजट में जो अनाउंस की गई है विशेष योजनाएं, उन पर तेजी से आंध्र प्रदेश काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि बनाने में उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सफल होगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनका प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद वर्ष 2026 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। साथ ही चालू खाता घाटे के अनुमान को घटाकर जीडीपी का 0.8% कर दिया है। आर्थिक विशेषज्ञ एसपी शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि चालू खाता घाटा कम होने से कई लाभ होंगे। जो गोल्डमैन सैक्स ने 0.8% का कैड का अनुमान दिया है, जो हमें सुदृढ़ करेगी हमारी ट्रेड ट्रैजेक्टरी में, क्योंकि हमने अभी पीछे हाल ही में 2 ट्रेड डील किए हैं। एक तो ईयू के साथ हुआ 27 जनवरी को और रिसेंटली जो यूएस के साथ हमारा जो टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ 18% का, ये और इसके पहले जो हमने एफटीए साइन किए, ये सभी हमारी जो एक्सटर्नल रेजिलियंस है उसको और मजबूत करेंगे, जिससे हमारे कैड को सपोर्ट मिलेगी और कैड जो है पहले के अनुमान के मुताबिक कम रहेगा। और कैड के कम होने से जो इन्वेस्टर्स है उनका रुझान इंडिया की तरफ और बढ़ेगा, क्योंकि कैड के कम होने की जो स्थिति है वो हमारे रूपी को भी पॉजिटिवली सपोर्ट करेगी। प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद के पूर्व अध्यक्ष अरविंद गोयनका ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारत अमेरिका व्यापार समझौते की सराहना की। ये जो इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है, इसमें हमारे प्लास्टिक उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है अपनी व्यवसाय को और उनके निर्यात को की वृद्धि के लिए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री पीयूष गोयल जी ने एक टफ नेगोशिएशन करके भारत के लिए टैरिफ को 18% पे सीमित किया। ये एशिया के सभी देशों से कम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 फरवरी से 3 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। वे 19 फरवरी को नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। इस दौरान श्री मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होराइजन 2047 रोड मैप में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में संसद के चुनाव के लिए 12 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और हिंसा बढ़ रही है। राजनीतिक हिंसा और पत्रकारों पर हमले बढ़ गए हैं। मानवाधिकार समूह एनओ सालिद केंद्र ने जनवरी के अंत से राजनीतिक झड़पों में 6 मौतों और लगभग 900 घायलों की जानकारी दी है। चुनाव में महिला उम्मीदवारों ने भी उत्पीड़न, धमकियों और उन्हें बदनाम करने वाले अभियानों की शिकायत की है। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने 2 और स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 39 की है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीता। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में आदर्श सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया। पदक तालिका में भारत 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। कोलंबो में T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 191 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 5 रन बना लिए हैं। वहीं आज हुए मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से और नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। सरकार ने एआई जनित और डीप फेक सामग्री हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 3 घंटे की समय सीमा दी। निर्वाचन आयोग ने असम में विशेष संशोधन की अंतिम मतदाता सूची जारी की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
और नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने 2 और स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 39 की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।